आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉट कनेक्शन ऑफ एन ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए स्कॉट कनेक्शन की जरूरत क्यों हुई ट्रांसफार्मर के अंदर, यहाँ हम बात करेंगे। स्कॉट कनेक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ कि एन फेज का बैलेंस सिस्टम है, ठीक है, तो किसी भी बैलेंस सिस्टम, जैसे अगर 3 फेज हुआ, 4 फेज हुआ, जैसे किसी भी बैलेंस सिस्टम के अंदर क्या होता है, उन सभी फेजेस का वोल्टेज मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उनके बीच में जो फेज शिफ्ट होता है, हर फेज के बीच में जो फेज शिफ्ट होता है वो कितना होता है 360/n, जहाँ n है नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ वैलिड होती है जब n नंबर ऑफ फेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा अगर फेज हो तो उन्हीं के लिए वैलिड होता है। जैसे कैसे, अगर हम बात करें 2 फेज सिस्टम की, तो 2 फेज सिस्टम में फेज शिफ्ट होना क्या चाहिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होना चाहिए 360/2 = 180 डिग्री। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, 2 फेज सिस्टम के अंदर फेज शिफ्ट होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए ये कंडीशन लगाई गई 3 और 3 से ज़्यादा के लिए। 3 में क्या होता है 120 डिग्री होता है और हमारा फेज शिफ्ट यहाँ इस फॉर्मूले से 120 आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है सिर्फ n > 3 के लिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जैसे ये तो हो गई फेज शिफ्ट की, और फिर हमें पता है कि जैसे अगर फेजेस होते हैं वो क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड वोल्टेज मैग्नीट्यूड सभी फेजेस का इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर एक 3 फेज सिस्टम की बात करूँ तो फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा 3 फेज सिस्टम के लिए, वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री से एक फेज और दूसरे फेज के बीच जो डिफरेंस है वो 120 डिग्री का होना चाहिए, स्प्लिट होना चाहिए। फिर दूसरा क्या होना चाहिए कि उन सभी का वोल्टेज मैग्नीट्यूड हो, वो क्या होना चाहिए, तीनों का इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बात करते हैं वी ए फेज के लिए, वो होता है 400 वोल्टेज मैग्नीट्यूड 400 और उसका एंगल साइन ओमेगा टी 0 डिग्री पे, ठीक है, रेफरेंस पे। फिर हम बी फेज के लिए बात करते हैं, बी फेज होगा 400 इक्वल वोल्टेज मैग्नीट्यूड और साइन ओमेगा टी -120 डिग्री। फेज शिफ्ट कितने 120 डिग्री ए और बी के बीच में, ठीक है, और यही हमें चाहिए था। फिर सी की बात करते हैं तो 400 साइन ओमेगा टी -240 वोल्टेज मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल है और तीनों के बीच में फेज शिफ्ट कितना है 120 फिर 120, मतलब 120 डिग्री का फेज शिफ्ट है, ठीक है। तो किसी भी फेज सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए कि वोल्टेज मैग्नीट्यूड सभी का इक्वल होना चाहिए, सभी फेजेस का। और दूसरा क्या, उन सभी के बीच में फेज शिफ्ट उसका 360/n होना चाहिए। वो 360/n कब वैलिड होगा, जब n > 3 हो। 2 फेज सिस्टम के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि स्कॉट कनेक्शन का यूज क्या हुआ है। ये पॉइंट्स आप याद रखना, तभी हम ये समझ पाएंगे स्कॉट कनेक्शन ने हमने डिजाइन कैसे किया, ठीक है। ये देखिए स्कॉट कनेक्शन क्या है। स्कॉट कनेक्शन क्या है कि अगर आपके पास 3 फेज सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है, उससे आपको जैसे सप्लाई चाहिए, किसी लोड की डिमांड है 2 फेज की, जैसे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस हो या बहुत सारे लोड की डिमांड, जैसे डिमांड होती है 2 फेज सिस्टम की। लेकिन हमें पता है अगर 3 फेज से हम 2 फेज लेते हैं, जैसे ए बी सी, उन तीनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है 120 डिग्री। तो अगर आप 2 फेज ले रहे हो 3 फेज से, तो उसके बीच में एंगल कितना हुआ 120 डिग्री। लेकिन हमें पता है कि आइडियली होना कितना चाहिए फेज शिफ्ट 90 डिग्री का। तो हमें 90 डिग्री नहीं मिल सकता, जब 3 फेज सिस्टम से हम 2 फेज लेते हैं तो 90 डिग्री नहीं मिल सकता, हमें मिल सकता है 120 डिग्री, ठीक है। तो हमें वो फेज शिफ्ट 90 डिग्री करना है, ठीक है, इसीलिए हम स्कॉट कनेक्शन बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 3 फेज का एक सिस्टम अवेलेबल है, उससे हमें 2 फेज बनाना है। अगर उससे सीधे जैसे 3 तार है ए बी सी और एक न्यूट्रल, अगर उन दोनों में से ए बी 2 फेज ले लिए हमने, ठीक है, तो हमें एंगल कितना मिल रहा है, फेज शिफ्ट मिलेगा 120 डिग्री, जबकि हमें फेज शिफ्ट कितना चाहिए 90 डिग्री। 2 फेज के अंदर 90 डिग्री फेज शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता 3 फेज सिस्टम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, फिर हमें स्कॉट कनेक्शन बनाएंगे। स्कॉट कनेक्शन में क्या होता है, हमें फेज शिफ्ट 90 डिग्री के साथ 2 फेज मिल जाता है हमें, ठीक है। तो स्कॉट कनेक्शन क्या होता है, 3 फेज सिस्टम को या 3 फेज से हमें 2 फेज कन्वर्जन के लिए हम स्कॉट कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए पॉइंट क्या है, स्कॉट कनेक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन, ठीक है। 3 फेज से 2 फेज कन्वर्जन कर सकता है और वाइस वर्सा। याद रखना कि आप 2 फेज से 3 फेज कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि 2 फेज अवेलेबल नहीं, 2 फेज जनरेटर अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 फेज से 2 फेज ही कन्वर्जन होगा, 2 से 3 फेज कन्वर्जन कर सकते हैं लेकिन होगा नहीं। होने की पॉसिबिलिटी तब होती है जब हमारे पास 2 फेज का जनरेटर होता है, लेकिन 2 फेज का जनरेटर अवेलेबल नहीं होता। तो 2 फेज टू 3 फेज कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो स्कॉट कनेक्शन इस्तेमाल किया जाता है 3 फेज टू 2 फेज। अब देखिए यहाँ पे जो हम 3 फेज बना रहे हैं ना, वो दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से बना रहे हैं, ठीक है। तो 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे स्कॉट कनेक्शन के अंदर।
याद रखिए, जैसे एक ट्रांसफॉर्मर ये हुआ सिंगल फेज, एक ट्रांसफॉर्मर हमारा ये हुआ, ठीक है। तो दो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करें, जिसमें से एक ट्रांसफॉर्मर को हम बोल रहे हैं मेन ट्रांसफॉर्मर और दूसरे को हम टीजर ट्रांसफॉर्मर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो नीचे वाला ट्रांसफॉर्मर है ये हो गया हमारा मेन, और ऊपर वाला जो ट्रांसफॉर्मर ये हो गया हमारा टीजर। एक चीज और बताता हूँ आपको, स्कॉट कनेक्शन को कहीं कहीं आप देखोगे टी कनेक्शन भी बोलते हैं। स्कॉट कनेक्शन को टी कनेक्शन बोलते हैं। वो टी कनेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जब यहाँ पे इस शेप देखिए ये, ठीक है, तो ये कुछ उल्टा टी सा बन रहा है, ये टी बन रहा है, इसीलिए हम इसको टी कनेक्शन भी बोल सकते हैं। ये टी बन रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, टी कनेक्शन बोल सकते हैं। स्कॉट कनेक्शन को टी कनेक्शन बोलते हैं। ये देखिए टी बन रहा है, ये देखिए, तो इसीलिए हम इसको स्कॉट कनेक्शन को टी कनेक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, फिर देखिए द मेन ट्रांसफॉर्मर, जो मेन ट्रांसफॉर्मर हमारा, उसकी जो प्राइमरी है ना, ये देखिए प्राइमरी, वो सेंटर टैप की है पॉइंट डी पे, ठीक है। उसकी प्राइमरी सेंटर टैप की है पॉइंट डी पे, एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस द लाइंस। कौन सी लाइन, बी और सी लाइन के बीच में कनेक्टेड है। थ्री फेज की बी और सी लाइन के बीच में कनेक्टेड है, और जिसके जो वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, उसको सेंटर टैप किया डी पॉइंट पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम टीजर ट्रांसफॉर्मर की। तो ये हमारा टीजर ट्रांसफॉर्मर है, ये ए और डी वाइंडिंग, जो डी टेपिंग पॉइंट है ना, ए और डी के बीच में कनेक्टेड है हमारा टीजर ट्रांसफॉर्मर। अब हम चलते हैं इसके आगे। देखिए ये हमारा है थ्री फेज सिस्टम, जिसमें अप्लाइड वोल्टेज, जैसे यहाँ पे ए बी पे अप्लाइड लाइन वोल्टेज है VL, ये लाइन वोल्टेज VL जो हमारा 120 डिग्री फेज शिफ्ट होता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे VAB, जैसे हम थ्री फेज सिस्टम की बात करते हैं, हमारा वोल्टेज, लाइन वोल्टेज क्या होना चाहिए, VAB इक्वल टू VBC इक्वल टू VC इक्वल टू इक्वल मैग्नीट्यूड का जो है VL, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारा बात करते हैं कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में क्या कैसे चल रहा है, BCA ऐसे, तो हमारा BC को अगर मैं रेफरेंस मान लेता हूँ, चलिए ठीक है, तो हमारा VBC हो जाएगा VL एंगल 0। अब हमारा CA जो होगा वो लैग होता है 120 डिग्री, तो वो हो जाता है VL एंगल -120 डिग्री। और VAB की अगर बात करें तो VAB भी हमारा VCA से लैग होगा 120 डिग्री, लेकिन VAB को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा VAB जो होगा वो BBC से 120 डिग्री लीड करता है, वो फेजर डायग्राम में हम देख चुके हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे VBD, ये BD पे पोटेंशियल देखते हैं वोल्टेज, तो वो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज VBC, उसका आधा वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, VBD, यही हो जाएगा, उसका आधा वोल्टेज हमारा हो जाएगा VBD, तो VBD हो जाएगा VBC/2, और VBC क्या है, VL एंगल 0, ठीक है। फिर हम देखते हैं VAD, A और D टर्मिनल के बीच में वोल्टेज, ठीक है। अब VAD निकालना, तो VAD कैसे निकाल सकते हैं, VAD निकाल सकते हैं VAB प्लस VBD। जैसे VAD क्या होता है, VA माइनस VD, और जैसे यहाँ पे VAB क्या होगा, VA माइनस VB प्लस VBD क्या होगा, VB माइनस VD, तो यहाँ VB से VB कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमें मिल जाएगा VAD। इसलिए हमने VAD को लिखा VAB प्लस VBD, ये आपने फेजर डायग्राम में पढ़ा होगा। तो VAD क्या हो गया यहाँ पे, VAB क्या है हमारा, VAB है VL एंगल +120 डिग्री, ये होगा, प्लस VBD क्या है, VL एंगल 0/2। जब इन दोनों को फाइनली इसकी अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो मिलेगा हमें √3/2 VL एंगल +90। फाइनली हम क्या देख सकते हैं, जो VAD मिलेगा वो मिलेगा 0.866 VL एंगल 90। मतलब क्या, वो हमें टू फेज सिस्टम के अंदर फेजर शिफ्ट कितना चाहिए था, वो चाहिए था 90 डिग्री चाहिए था। तो हमें जो प्राइमरी इस ट्रांसफॉर्मर टीजर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी क्या हमारी VAD, उसमें जो वोल्टेज है वो मिल रहा है 0.866 VL और एंगल 90। और यहाँ मेन ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी इसके अंदर वोल्टेज में मिल रहा है हमें VL एंगल 0, ठीक है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं यहाँ पे जो एंगल है 0, ठीक है, और यहाँ पे एंगल 90, तो यही एंगल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि वोल्टेज शिफ्ट करता है विदाउट चेंजिंग इन एंगल चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे जो एंगल है 90 वो यहीं पे सेकेंडरी में मिलने लग जाएगा, और यहाँ पे जो 0 एंगल है वो यहाँ सेकेंडरी में मिलने लग जाएगा मेन ट्रांसफॉर्मर के। तो फाइनली जो V2M और V2T मिला में वो क्या मिलेगा, ये V2T तो हमारा एंगल 90 से शिफ्ट होगा, और ये V2M होगा 0 से, तो दोनों के बीच में फेज शिफ्ट क्या है 90 डिग्री, और हमें दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ही 90 डिग्री चाहिए था। तो हमारा फेज डिफरेंस का काम तो होगा। तो हमने ये देखा अभी कि हमारा जो अगर 3 फेज से 2 फेज सिस्टम बनाते हैं उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस तो 90 सेट हो गया, और वो हमने कैसे किया, यहाँ पे देख लिया कि VBD हमारा हो गया VL एंगल 0/2, और VAD क्या हो गया हमारा 0.866 VL एंगल 90। तो मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री, ये यहाँ से हमने देख लिया। देखिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम सेम, है ना। उसके लिए पहले तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, VBC रेफरेंस लेते हैं, तो ये VBC आ गया। फिर हमारा VCA क्या होगा, लेग होगा, ये हमारा VCA हो गया, और ये हमारा हो गया VBA, ठीक है।
तीनों, जहाँ BC हमारा 120 डिग्री लैग करा VBC से, ठीक है, और VAB हमारा 120 डिग्री लैग करा BCA से, जिसे हम फाइनली ये बोल सकते हैं VAB 120 डिग्री लीड कर रहा है VBC से, ठीक है। अब VBD क्या होता है? VBD होता है हमारा VBC/2, तो VBD होगा हमारा VBC/2, और फाइनली VAD क्या मिला हमें? VAB और VBD का रिजल्टेंट, तो VAB और VBD का रिजल्टेंट मिल जाएगा हमें VAD। और यहाँ आप फाइनली देख लो, ग्राफिकली भी देख सकते हैं फेजर डायग्राम में, तो VBD और VAD के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है ना, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं जो हमें आउटपुट फेजर मिलेंगे, जो आउटपुट फेज मिलेंगे ना, 2 फेजेस मिलेंगे, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री। इसलिए हम ये कह सकते हैं हमारा फेज शिफ्ट तो हमें 90 डिग्री मिल गया। हम बात करते हैं वोल्टेज मैग्नीट्यूड इक्वल करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, वोल्टेज मैग्नीट्यूड इक्वल करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड करने पड़ेंगे। जैसे क्या V1T हमारा प्राइमरी में वोल्टेज टीजर के, और V1M मैन के प्राइमरी में वोल्टेज, तो VAD और VBD। तो फॉर बैलेंस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज शुड इक्वल, दोनों वोल्टेज मैग्नीट्यूड सेकेंडरी के अंदर इक्वल होने चाहिए। अब मैन ट्रांसफॉर्मर की बात करते हो, मैन ट्रांसफॉर्मर अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी में N1 N2 मानते हैं, V2M है सेकेंडरी वोल्टेज इन मैन ट्रांसफॉर्मर, V1 है प्राइमरी वोल्टेज इन मैन ट्रांसफॉर्मर, जिसका रेशियो होता है N2/N1। अब हम टीजर की बात करते हैं, तो टीजर में हमें वोल्टेज क्या मिलता है? टीजर में हमें वोल्टेज मिलता है 0.866 VL, ठीक है। जब टीजर में हमें वोल्टेज 0.866 VL मिलता है और हमें मैग्नीट्यूड इक्वल चाहिए, तो मैं क्या कर दूं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारा 0.866 N1 कर दिया, जैसे प्राइमरी के अंदर टीजर ट्रांसफॉर्मर के नंबर ऑफ टर्न्स 0.866 कर दिए, तो उस केस में क्या मिल जाएगा? हमें दोनों वोल्टेज मैग्नीट्यूड इक्वल मिल जाएंगे। दोनों ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है इक्वल किस केस में मिलेंगे? जब हमारे प्राइमरी मैन ट्रांसफॉर्मर में तो नंबर ऑफ टर्न्स N2 N1 हो, और हमारे टीजर ट्रांसफॉर्मर में जो हम प्राइमरी लेंगे, जो नंबर ऑफ टर्न्स मैन ट्रांसफॉर्मर के अंदर ले रहे हैं, उसका अगर 0.866 मल्टीपल कर देते हैं तो उतने नंबर ऑफ टर्न्स हमें टीजर ट्रांसफॉर्मर के अंदर चाहिए। उसी केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है टीजर और मैन दोनों के अंदर, वो हम क्या इक्वल बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि वोल्टेज मैग्नीट्यूड इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? टीजर ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, जो मैन के अंदर N1 ले रहे थे, वो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में टीजर में क्या लेने होंगे? 0.866 N1। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, अब देखिए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा? अमाउंट ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, अक्रॉस मैन एंड टीजर सेकेंडरी विल बी सेम। कब सेम होगी? इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन टीजर प्राइमरी शुड बी 0.866 N1। याद रखना, टीजर के अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन मैन के प्राइमरी में N1 है ना, तो हमें टीजर के प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने लेने होंगे? 0.866। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मान लो मैन की प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स हम 1000 ले रहे हैं, 1000 नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हैं प्राइमरी ऑफ मैन में, तो टीजर में कितने लेने होंगे? तब टीजर में लेने होंगे 866। उससे क्या मिल जाएगा हमें? जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड मिलेगा टीजर और मैन की सेकेंडरी में, वो हमें इक्वल मिलेगा। हमें इक्वल मैग्नीट्यूड ही चाहिए वोल्टेज का। एंगल हमें 90 डिग्री पहले मिल ही रहा था। तो ये VBD क्या है? ये VBD हमारा है प्राइमरी मैन की, और ये VAD क्या है? हमारा प्राइमरी टीजर की। ये दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं है। फिर हमने जो सेकेंडरी के अंदर देखा, सेकेंडरी में दोनों का वोल्टेज मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया कि अगर हम टीजर की जो प्राइमरी उसके नंबर ऑफ टर्न्स 0.866 N1 ले लेते, जहाँ N1 है नंबर ऑफ टर्न्स इन मैन, ठीक है, मैन की प्राइमरी का। ओके, ये देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, हमने वोल्टेज देख लिया, एंगल देख लिया 90 डिग्री। अब हम अगर न्यूट्रल लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी सप्लाई क्या लेते हैं हम? 3 फेज लेते हैं ना, तो वहाँ पे एक न्यूट्रल भी देना होगा। स्टार अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रल की पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो न्यूट्रल की पोजीशन जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, सपोज ये एक बार मैंने जस्ट एक बार यहाँ पे एन लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं ये इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमें अगर ये टोटल लेंथ AD पता है, टोटल लेंथ AD पता है, तो हम अगर इसका किसका AN और ND का रेशियो निकालें, या AN/AD निकालें, तो हमें न्यूट्रल की पोजीशन बता सकती है। जब AN क्या है? AN है हमारा वोल्टेज यहाँ पर फेज का, और पर फेज का वोल्टेज, लाइन वोल्टेज VL है, तो पर फेज का वोल्टेज क्या हो? VL/√3। और AD क्या है? VAD हमने कैलकुलेट किया था वहाँ से, वो था 0.866 क्या, √3/2 VL, ये कैलकुलेट किया था। तो हम यहाँ न्यूट्रल की पोजीशन निकाल सकते हैं फाइनली। वो क्या होगा? VAN और VAD दे रखा है, तो न्यूट्रल की पोजीशन क्या होगी? AN/AD, ये हो जाएगा VAN/VAD, दोनों का लेंथ, इसका लेंथ और ये टोटल लेंथ डिवाइड कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा ये किस पोजीशन पे है। तो VL/√3 बटे √3/2 VL, तो हमें मिल जाएगा 2/3। तो हमारा जो यहाँ पे न्यूट्रल की लोकेशन होगी वो 2/3 होगी। जो टोटल लेंथ होती है ना AD की, उसकी 2/3 लोकेशन पे हम क्या करेंगे? न्यूट्रल पोजीशन सेट कर देंगे। वो 2/3 कहाँ से? A से,
और बी से अगर देखें तो वो 1/3 होगी, ठीक है। तो हम न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे लोकेट करते हैं, 2/3 फ्रॉम टॉप ऑफ टीजर और 1/3 फ्रॉम टीजर बॉटम ऑफ टीजर, ठीक है, या 1/3 तो यहाँ बॉटम ऑफ टीजर से और 2/3 का टॉप ऑफ टीजर से, याद रखना वो कैलकुलेशन हमने देखी थी। ये देखिए न्यूट्रल यहाँ पे 2/3 तो यहाँ पे 2 यहाँ पे और ये 1 हमारा यहाँ पे, तो 2/3 हो गया ए से और 1/3 हो गया बी से, या 2/3 हो गया टॉप से और 1/3 हो गया बॉटम से, ठीक। अब देखिए इनपुट और आउटपुट करंट के बीच में हम रिलेशंस निकालते हैं। तो I2M और I2T क्या है हमारा, टीजर और मेन के अंदर सेकेंडरीज में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और I1M और I1T क्या है हमारा, टीजर और मेन के प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो। हमें पता है जब दोनों वोल्टेज आइडेंटिकल है तो दोनों करंट आइडेंटिकल होगी, I2M I2T के इक्वल होगी। और टर्न्स रेशियो अपोजिट होता है ना, जैसे कि हम लेते हैं V2M बटे V1M लेते हैं तो वो टर्न्स रेशियो N2/N1 होता है। तो करंट में क्या होता है, टर्न्स रेशियो उल्टा होता है। सेम यहाँ पे I1M क्या है हमारा, I1M है IBC, देख लेना आप। प्राइमरी करंट मेन के अंदर थी क्या, IBC, तो IBC क्या हो जाएगी I2M N2/N1। और सेम यहाँ पे बात करते हैं I1T और I2T की, तो N2 जहाँ नंबर ऑफ टर्न्स टीजर में कितने थे 0.866 N1, जहाँ N1 हमारा मेन के अंदर थे, ठीक है। तो ये लिखा हमने, तो यहाँ से हमारा I1T क्या आ जाएगा 1.15 N2N1 इंटू I2T, और जहाँ I1T हम क्या बोल रहे हैं IA, करंट इन प्राइमरी हो गई हमारी IA टीजर ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रांस रेशियो आप 1:1 देख लो, एक बार ज्यूम कर लो, तो IBC हो जाएगा हमारा I2M और IA हो जाएगा हमारा 1.15 I2T। ये देखिए यहाँ पे IA करंट है, ये हमारी टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो करंट है I1T, जिसे हम IA है यहाँ पे, तो ये IA यहाँ पे आई, तो IA यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तो इधर चली जाएगी, ठीक है, और एक ये इधर। नंबर ऑफ टर्न्स बराबर है तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा IA/2 इधर और IA/2 इधर। फिर एक दूसरी करंट जो हमारी मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी फ्लो होगी वो होगी IBC IB2C। जैसे डॉट कन्वेंशन का मैंने बताया था कि अगर एक तरफ करंट इंटर करे तो दूसरी तरफ करंट लीव करेगी, तो यहाँ पे करंट लीव कर रही है, ठीक है। सेम यहाँ पे, और यहाँ से करंट एंटर कर रही है B से, तो यहाँ से करंट डॉट से लीव करेगी, ठीक है। तो सेम यहाँ IA/2 हो गया, तो फिर यहाँ पे सेम हमारा क्या होगा, ये करंट फ्लो होने लगा IBC और ये लोड करंट, जैसे ये IA/2 फ्लो और ये IA/2, और यहाँ ये हमारी सर्कुलेट हो रही BC IBC B2C की तरफ जा रही है ना, इसलिए IBC लिखा मैंने। अब देखिए अगर यहाँ पे मेरे को IB कैलकुलेट करना होता तो IB क्या हो जाता है, IA/2 इधर आ रही है और IBC इधर जा रही है, तो IB क्या है IBC की डायरेक्शन में, तो IBC माइनस IA/2 अपोजिट डायरेक्शन में माइनस IA/2। तो IB कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, IBC माइनस IA/2। IC हो गया हमारा माइनस IBC माइनस IA/2, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले से आप IB और IC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जबकि IA की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। तो IB और IC की वैल्यू जो प्राइमरीज के अंदर करंट है लाइन के अंदर, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इन दोनों फॉर्मूलेज के थ्रू। ये बात हुई। अब हम फेजर डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो फेजर डायग्राम में कि यह हमारी सेकेंडरी ऑफ टीजर वोल्टेज, सेकेंडरी ऑफ मेन वोल्टेज, इसमें करंट फ्लो हो रही है हमारी I2। अगर मान लो बैलेंस सिस्टम की बात करता हूँ तो I2M I2T हमारा I2 है, इसमें भी I2 फ्लो हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइमरी टीजर की, प्राइमरी में कौन सी करंट फ्लो हो रही है हमारी IA, जिसे I1T से डिनोट किया था, तो ये करंट है IA। मैन की प्राइमरी में कौन सी करंट फ्लो हो रही है IBC, तो ये हमारी IBC है। यहाँ अगर IBC है तो IBC माइनस IBC क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस IBC हो गया। अब यहाँ से IB कैलकुलेट करना हो तो IBC माइनस IA/2, IA का अपोजिट डायरेक्शन में से इक्वल मैग्नीट्यूड का IA/2, और इसका रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा IBC, तो ये हो गया IB। और सेम इधर देखते हैं माइनस IBC माइनस IA/2, ये माइनस IA/2 अपोजिट डायरेक्शन में और IA/2 मैग्नीट्यूड, तो ये मिल जाएगा हमें IA, ठीक है। IB IC फिर IBC माइनस IA/2 हमारा हो जाता है IB, तो हमने यहाँ पे देख लिया, और माइनस IBC माइनस IA/2 हो जाएगा हमारा IC। तो ये हो गई हमारी इनपुट और आउटपुट करंट के बीच में रिलेशन। अब देखते हैं हम स्कॉट कनेक्शन की एप्लीकेशन। तो स्कॉट कनेक्शन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ दो सिंगल फेज फर्नेस आपको एक साथ चलानी हो, तो आप एक फेज पे एक चलाओ, एक फेज पे दूसरा लगा दो, ठीक है, ठीक है। दूसरा हम सिंगल फेज रूरल सप्लाई के अंदर इस्तेमाल करते हैं स्कॉट कनेक्शन का। एक सिंगल फेज लोड है, जैसे कि आप इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स हो, उनको चलाने के लिए, उनको सप्लाई देने के लिए हम स्कॉट कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टू फेज जो मोटर होती है उनके लिए हम स्कॉट कनेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में सिंगल फेज रूरल सप्लाई, सिंगल फेज लोड को सप्लाई करने के लिए, और टू फेज कंट्रोल मोटर्स में हम स्कॉट कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये बात हुई आज स्कॉट कनेक्शन के लिए। आशा करता हूँ कि आपके स्कॉट कनेक्शन से रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।